हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। आज है डे 29 ऑफ आवर 46 डे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एसए 530 ऑडिट सैम्पलिंग। अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है और एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेबिलिटी बेस्ड ही आने वाला है। तो इसके लिए फटाफट इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या कवर्ड होता है। सी, जैसे आपके पास एग्जाम में टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि एग्जाम का सिलेबस बहुत वाइड है, वैसे ही रियल लाइफ में ऑडिटर के पास ऑडिट करने का भी समय नहीं होता है क्योंकि एफएस बहुत वाइड होते हैं। लाखों करोड़ों एंट्रियों के बीच उसको कुछ ही एंट्रीज चेक कर पाने का समय मिलता है। 12 महीने में होने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर एक महीने से भी कम में चेकिंग करना हो तो वो सारी चीजें तो चेक नहीं कर पाता। इसके लिए सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट लगता है और ऑडिट प्रोसीजर्स हम 100% पॉपुलेशन पे नहीं बल्कि लेस देन 100% पॉपुलेशन पे लगाते हैं, जिसमें सभी यूनिट्स के चुने जाने का चांस होता है। पर याद रखिएगा, इट डज नॉट मीन कि आप सैम्पलिंग पे सिलेक्ट करके कंक्लूजन भी सैंपल पे ही देते हो। क्लियर कट है कि कंक्लूजन जो सैंपल पे निकलेगा वही कंक्लूजन सैंपल की जगह आपको पॉपुलेशन पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब मान लेते हैं कि 100 परचेज बिल्स है और आपने उसमें से केवल 10 चेक करे, तो भी आपको 100 पे ही कमेंट करना पड़ता है। आप 10 पर कमेंट करके छोड़ नहीं सकते। अब मैं आपको बताती हूँ कि सैम्पलिंग करने के दो मेथड्स क्या होते हैं। एक मेथड स्टैटिस्टिकल होता है, मैथ को बेस रखता है, ये रैंडम सिलेक्शन होता है इसमें पॉइंट्स का। प्रोबेबिलिटी थियोरी के बेसिस पे हर किसी का चुने जाने का चांस होता है क्योंकि रैंडम नंबर जनरेटर्स यूज होते हैं। ये ज्यादा साइंटिफिक होता है, इसमें अपन रिस्क भी गिन सकते हैं कि जस्ट बिकॉज मैंने 100% पॉपुलेशन पे नहीं 35% पॉपुलेशन पे ही ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं तो सैम्पलिंग का रिस्क कितना निकल कर आएगा। ये तब ज्यादा काम का होता है जब लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स होते हैं, क्योंकि मैं सारे तो चेक नहीं कर सकती और मैं अपने आप से सिलेक्ट करूंगी तो बायस आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज्यादा अच्छा कब होता है? जब ऑडिटर को सैंपल के बारे में थोड़ा ध्यान हो, नॉलेज हो और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ रिस्की चीजें चूज कर पाए। इसमें कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं होता, पर क्योंकि ऑडिटर खुद इसको चुनता है इसके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। येट मैं कहूंगी ये ज्यादा साइंटिफिक है और ये बायस्ड है, इसकी ये तकलीफ है। ठीक है, नाउ दो प्रकार के रिस्क आ गए आपके इसी वजह से। देखो, एक तो मैंने सैंपल को चूज किया तो उसमें तो रिस्क है ही। जब मैं 100% चीजें ही चेक नहीं कर रही, उसमें से 25 या 35 ही चेक कर रही हूँ, तो मैं सारी गलतियां तो कैसे पकड़ूंगी। लेकिन नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? मैं 100% पॉपुलेशन पे भी वो ऑडिट प्रोसीजर लगा देती ना, तो भी शायद मैं गलत कंक्लूजन पर ही पहुंचती, क्योंकि इंसान से गलती हुई है, इंटरप्रिटेशन गलत हुआ है, इंफॉर्मेशन गलत थी या ऑडिट प्रोसीजर खुद ही गलत था। ये तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क हो गया। पर अब मैं आपसे सैम्पलिंग रिस्क की बात करती हूँ। देखिए, ऑडिटर ने सैंपल चुना ना और सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर लगाए ना, उससे वो जिस कंक्लूजन पे पहुंचा है, और अगर वो पॉपुलेशन पे पूरा सेम ऑडिट प्रोसीजर लगाता तो वो अलग कंक्लूजन पर पहुंचता। इसको सैम्पलिंग रिस्क कहते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो, कुछ चीजें, कुछ गलतियां तो सैंपल में आई ही नहीं। शायद ना मेरा जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, इसलिए भी ये हो सकता है। दो प्रकार की एरनियस कंक्लूजन मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट टाइप का एरनियस कंक्लूजन ऐसा हो रहा है, इनमें ना ऐसा हो रहा है कि हो कुछ और रहा है, प्रैक्टिकली है कुछ और, ऑडिटर को लग कुछ और रहा है। जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव ऐसा ऑडिटर सोच रहा है, पर ये गलत है। रियल में वो इतने इफेक्टिव है ही नहीं। और टेस्ट ऑफ डिटेल में उसको लग रहा है मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सैंपल में नहीं आई, गलतियां तो थी, जो सैंपल उसने उठाया उस सैंपल में वो इनवॉइस ही नहीं आए गलत वाले, तो उसको लग रहा है नहीं है, जबकि रियल में मटेरियल में स्टेटमेंट है। यही सैम्पलिंग रिस्क है जो ऑडिटर को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि ऑडिट की इफेक्टिवनेस ही खत्म कर देता है और इसमें ऑडिटर एट द एंड गलत ओपिनियन पे पहुंच जाता है। उसको 705 वाली रिपोर्ट देनी चाहिए थी, पर वो 700 में अच्छी रिपोर्ट दे बैठता है। यानी इसका अगर मैं सिंपल टेबल बनाऊं तो ये मतलब हो गया, ऑडिटर थिंक्स दैट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव एंड टेस्ट ऑफ डिटेल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जबकि रियलिटी में टेस्ट ऑफ कंट्रोल वर्क नहीं करते और मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। गड़बड़ है, ऑडिटर को दिख नहीं रही है। जो इकलौता काम था, यू हैड वन जॉब, और वही तुमसे नहीं हो पाया, तो ये वाले सैम्पलिंग रिस्क से वो डरता है। लेकिन जो सेकंड वाला रिस्क है ना, वो जनरली हो ही नहीं सकता। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में उसको लगता है कंट्रोल्स कम इफेक्टिव है, जबकि वो रियल में इफेक्टिव है। अब गलतियां है नहीं तो सैंपल में इतनी ज्यादा आएंगी कैसे? इन केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसको लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, जबकि रियल में नहीं करती। अब इसमें क्या होगा ना,
सपोज पूरे पॉपुलेशन में वही 3-4 गलतियां हैं जो 10 के सैंपल साइज में आ गई, तो ऑडिटर के मन में लगने लगा बाप रे बाप 30 से 40% गड़बड़ है। पर एक अच्छी चीज ऑडिटर के बारे में बताती हूँ, किसी पर भी उंगली उठाने से पहले या 705 की गंदी रिपोर्ट देने से पहले अगर उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा रिस्क पैदा होता है तो वो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो 10 की सैंपल साइज पे इतनी गंदी रिपोर्ट आने पर सीधा गंदी रिपोर्ट इशू कर देगा। वो अपनी सैंपल की साइज बढ़ा के 10 और आइटम्स टेस्ट करेगा टू बी श्योर कि जो इनिशियल कंक्लूजन है वो सही तो है ना। इससे ना ऑडिट की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, यानी उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि इनिशियल कंक्लूजन्स तो ठीक ही नहीं थे। तो इसमें ऑडिटर क्या सोचता है कि कंट्रोल्स बेकार है, डिटेल्स में मटेरियल में स्टेटमेंट है, जबकि रियलिटी में सब कुछ ठीक है। तो एट द एंड इसमें रिपोर्ट तो सही आएगी कम से कम, केवल यही है जो इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन पर पहुंचेगा। अब मैं थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट्स सैम्पलिंग रिलेटेड आपको बता दूं। एक अच्छा मेथड होता है सैंपल पिक करने का, वो होता है स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें क्या करने का, पूरी जो पॉपुलेशन है ना, मान लीजिए सेल्स ले लीजिए आप, आपकी सारी सेल्स पूरी पॉपुलेशन को ना स्ट्रैटास में बांट दीजिए। एक स्ट्रैटा के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया है ट्रेड रिसीवेबल्स का। 2,25,000 से नीचे वाले एक तरफ, इसकी एक स्ट्रैटा, इनकी एक स्ट्रैटा, इसकी एक स्ट्रैटा, और 10 लाख के ऊपर वाले सारे एक स्ट्रैटा में आ गए। कितने ग्रुप बनाने हैं वो अगेन ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है, पर वो हर एक से प्रोपोर्शनेट आइटम सिलेक्ट करेगा। और मैं आपको बताती हूँ वजन कैसे देने चाहिए। जितनी भी बड़ी वैल्यू वाले हाई रिस्क वाले एरियाज है वहां के तो सारे आइटम्स या ज्यादा आइटम्स टेस्ट कर लो, और जैसे जैसे वैल्यू कम होते जाती है आप अपना वेट एलोकेट कर सकते हैं, उससे कम बिल्स उठा सकते हैं। तो स्ट्रैटिफिकेशन आपके लिए बहुत एक ईजी काम कर देगा। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग की प्रोसेस पर। सैम्पलिंग की प्रोसेस में क्या क्या आता है देखो, सबसे पहले तो डिजाइन, साइज और सिलेक्शन ढंग का करो। ऐसे करो कि हर यूनिट का चांस ऑफ सिलेक्शन हो और सैंपल रिप्रेजेंटेटिव बने पूरी पॉपुलेशन को लेकर, ताकि मैं पॉपुलेशन पे अच्छा ओपिनियन दे सकूं। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं ढंग से उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगी। जब मुझे गड़बड़ मिलेगी तो बच्चों गड़बड़ तो मुझे सैंपल पे मिली, 10 में से अगर 2 सैंपल खराब निकले तो 100 में से कितने निकलेंगे, तो मुझे प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। यानी मैं छोटी सी गड़बड़ छोटी सी नहीं रख सकती, क्योंकि मैं सिर्फ सैंपल पे थोड़ी ना ओपिनियन देती हूँ, मैं तो पूरी पॉपुलेशन पे देती हूँ। तो मुझे उस गड़बड़ को बड़ा करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में, और लास्ट में मुझे देखना पड़ेगा कि सैम्पलिंग ने मेरे लिए सही कंक्लूजन देने का रास्ता बनाया है या फिर मुझे और चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले एक एक करके ये पूरा पार्ट खत्म करते हैं। साइज, डिजाइन और सिलेक्शन। डिजाइन ऐसा हो कि आप ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटिफिकेशन करें। अभी मैं ऊपर आपको स्ट्रैटिफिकेशन सिखा कर आई हूँ। साइज कितना होना चाहिए, सैम्पलिंग रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पे कर दे। तो साइज के रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक हम नीचे जाके देखेंगे कि हमारा साइज सैंपल का कब बढ़ जाता है कब कम हो जाता है। और फिर तीसरा टॉपिक होता है सिलेक्शन, सच अ वे कि हर सैम्पलिंग यूनिट का चांस ऑफ सिलेक्शन हो, जिसके अलग अलग सैम्पलिंग के सिलेक्शन के मेथड्स भी मैं आपको नीचे अभी सिखाऊंगी। तो ये जो 3 टॉपिक है ना आपके, डिजाइन, साइज और सिलेक्शन, इन तीनों के रिलेटेड एक एक टॉपिक है। डिजाइन के रिलेटेड स्ट्रैटिफिकेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। साइज और सिलेक्शन के रिलेटेड अभी मैं आपको सिखा दूंगी कि हाउ डू वी सिलेक्ट, और कैसे हम उस पे कितना साइज, कितने सारे सैंपल्स हमें डालने चाहिए। 100 बिल है तो कितने बिल हमें टेस्ट करने चाहिए, उसका साइज। देन मान लेते हैं कि चलिए डिजाइन, साइज, सिलेक्शन सब हो गया, तो अब हम उस पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। मान लेते हैं कि मैंने डेटर्स कुछ चुने, मेरे पास टोटल 85 डेटर्स थे, उसमें से मैंने कुछ 10 डेटर्स को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने का फैसला लिया। अब किसी एक डेटर से हम कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, तो बच्चों अगर मैं रिप्लेसमेंट आइटम पे लगा दूं, मतलब मैं उसकी जगह दूसरा डेटर ले लूं, तो बात तो सही है कि मेरी पॉपुलेशन जितनी मैंने सोची थी उसमें से जो सैंपल साइज मैंने सोचा था उतना टेस्ट हो गया। लेकिन जिस डेटर से मेरी बात नहीं हो पाई, अगर हम इसी तरीके से इग्नोर करने लगे, तब तो क्या होगा ना कि जितने डमी डेटर्स थे या रियल डेटर्स ही नहीं थे, फेक सेल्स हुई, वो तो मैं कभी पकड़ ही नहीं पाऊंगी। इसलिए बच्चों रिप्लेसमेंट आइटम जिस पे लगा था, जिस पे आप ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पाए थे, उसको डेविएशन मानना है कंट्रोल्स के केस में, और मिस स्टेटमेंट मानना है डिटेल्स के केस में, वो गड़बड़ है। इफ रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है
मान लीजिए अगर अपन रिप्लेसमेंट आइटम पे नहीं लगा पा रहे तो उसी आइटम पे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी तो लगा सकते हैं ना। जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा, उस पर्सन से बात नहीं हो पा रही, लेकिन उसको बेचा था तो बिल्स तो बनाए होंगे ना, और उससे पेमेंट तो आई होगी ना, तो वो सारे चीजें आप चेक कर सकते हो। मैम ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं लग रहा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं लग रहा, रिप्लेसमेंट आइटम की तो बात छोड़ दीजिए, जो ओरिजिनल आइटम था उस पे, तो उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में डेविएशन मानेंगे, और मिस स्टेटमेंट के केस में टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में मिस स्टेटमेंट, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में डेविएशन। गड़बड़ के ये नाम होते हैं। क्यों ये नाम होते हैं? क्योंकि बेटा आज अगर मैंने 10,000 को 9,700 लिखा तो इसको मैं कह सकती हूँ मैंने ये मिस्टेक किया है, लेकिन आज अगर रिव्यूज या ऑथराइजेशन नहीं हुए, कोई कंट्रोल नहीं लगा है, तो मैं उसको मिस स्टेटमेंट कैसे कह सकती हूँ? वो कोई अमाउंट थोड़ी है जिसे मिसस्टेट कर दिया, राइट। नाउ गड़बड़ या मिसस्टेटमेंट जो मिली है, ढंग से इन्वेस्टिगेट करके ये पता करो कि क्या ये गड़बड़ बार बार हुई है, या बड़े ही रेयर सर्कमस्टांस में कोई गड़बड़ एक ही बार होती है। अनोमली का मतलब क्या हुआ? ऐसी मिसस्टेटमेंट, ऐसी डेविएशन जो वन टाइम ओनली हुई है और पूरे पॉपुलेशन में रिपीट नहीं हुई है। तो बच्चों अगर कोई गड़बड़ 10 में से सपोज 3 चीजें गड़बड़ निकली, अब मुझे पता है कि 100 में से 30 चीजें गड़बड़ होनी चाहिए इस हिसाब से, तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये 3 चीजों में से 2 चीजें तो मुझे लग रहा है कि पूरे 100 आइटम्स में रिपीट हुई है, पर एक गड़बड़ तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हुई है। तो मैंने क्या किया, ये 3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 10 में से 2 गड़बड़ बार बार हुई है और एक गड़बड़ सिर्फ एक बार हुई है। तो अब जब मैं 100 में रेप्लिकेट करने जाऊंगी, मैं सिर्फ इसको ही रेप्लिकेट करूंगी जो गड़बड़ बार बार हुई है, यानी 20 गड़बड़े। और क्योंकि ये गड़बड़ एक बार तो हुई थी, इसलिए मैं लास्ट में जाके इसको ऐड कर दूंगी। तो एनोमलस जो मिसस्टेटमेंट होती है ये एक ही बार होती है, इसलिए इसको पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट नहीं करते, लास्ट में जाके कहीं पे एक जगह पे बस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमली रेयर केस में किसी चीज को हम अनोमली कहते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। अब हाउ डू यू प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट्स? पहली बात तो बता दूं, टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में प्रोजेक्ट होता है, कंट्रोल्स के केस में प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ता। 2 मिनट बाद बताती हूँ क्यों। देखिए मिस स्टेटमेंट मैंने तो सैंपल में निकाली, पर मुझे कमेंट तो पूरे पॉपुलेशन पे देना है, तो एनोमली को एक्सक्लूड करके साइड रख दूंगी, सारे नॉन एनोमलिस को मैं प्रोजेक्ट कर दूंगी, फिर लास्ट में एक बार, एनोमली एक बार तो हुई है ना वो गलती, तो एक बार लास्ट में उसको ऐड कर दूंगी। कैसे करते हैं ये इस एग्जाम्पल में देख लीजिए। मान लीजिए कि 15,000 का सैंपल साइज है, उसमें से 1500 का मिस स्टेटमेंट मिला है, टोटल पॉपुलेशन का साइज 2 लाख है। तो कैसे निकालेंगे हम ऐसा करेंगे कि अगर 15,000 में 1500 है तो 20,000 में 2 लाख में 15,000 में अगर 1500 की गड़बड़ है तो 2 लाख में, तो यार ये गड़बड़ 20,000 की हो जाएगी, है कि नहीं? तो इस तरीके से मैंने कर लिया। नाउ नॉर्मली ये फॉर्मूला बन जाता है आपका प्रोजेक्शन का, मिस स्टेटमेंट्स माइनस अनोमली इनटू पॉपुलेशन डिवाइड बाय सैंपल, और लास्ट में एक बार तो हुई थी ना ये गड़बड़, इसलिए वन टाइम के लिए हम इसको ऐड कर देते, मल्टीप्लाई करके बड़ा नहीं करते। मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि कंट्रोल्स के केस में प्रोजेक्शन नहीं होता। रीजन बीइंग, कंट्रोल्स में गड़बड़ें कभी अमाउंट में तो होती नहीं है। कंट्रोल तो हम ये कहते हैं ना 20% नहीं चल रहे, 15% नहीं चल रहे, क्योंकि वो परसेंटेज में होता है, इट्स अ रेट। तो रेट को कैसे प्रोजेक्ट करूं मैं? 10% की गड़बड़ मुझे सैंपल में मिली तो वो गड़बड़ तो 10% ही रहने वाली है ना पॉपुलेशन में, क्योंकि ये परसेंटेज में यानी टका में होता है, इसलिए हमें कभी भी इसको नहीं करना पड़ता प्रोजेक्ट, यानी जो सैंपल का डेविएशन रेट होता है वही पॉपुलेशन का डेविएशन रेट बन जाता है। अब फाइनली लास्ट स्टेप में आपको क्या करना रहेगा ना, आपको अपने सैम्पलिंग के रिजल्ट सही आए कि नहीं वो देखना पड़ेगा। सैम्पलिंग ने रीजनेबल कंक्लूजन दिया कि नहीं दिया, वो ऑडिटर अपने दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन चढ़ा के चलता है, उससे ऊपर की गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। अगर सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेटिव बेसिस नहीं निकला तो हम लगा देंगे मैनेजमेंट को, जाओ इन्वेस्टिगेट करो, क्या गड़बड़े जो हमको मिली है वो क्यों हुई है और पोटेंशियल गलतियां कहाँ हो सकती है। हम मैनेजमेंट को ही बोलेंगे किताबों में एडजस्टमेंट्स करो, साथ ही साथ हम हमारा भी तो काम बढ़ाएंगे ना। अगर सैंपल मेरे लिए रीजनेबल बेसिस नहीं है तो मुझे ज्यादा बड़ा सैंपल चुनना पड़ेगा, तो मुझे ज्यादा बड़ा सैंपल चुनने के लिए नेचर टाइमिंग एक्सटेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ाना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। जब गड़बड़े हमें ज्यादा मिल जाती है तो हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं, वो करके मुझे मेरा NTE ऑफ FAP नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ाना पड़ेगा। अब लास्ट के कुछ टॉपिक आपके जो बच जाते हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि सैंपल का सिलेक्शन मेथड क्या क्या हो सकता है।
देखिए सबसे सिंपल मेथड होता है रैंडम सैम्पलिंग का। हर एक आइटम का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। रैंडम नंबर टेबल्स डाल दो। रैंडम नंबर टेबल के अंदर सपोज तुम्हारे पास 200 बिल्स है तो 200 एंटर कर दो, और तुम्हें सपोज उसमें से सिर्फ 15 सिलेक्ट करने हैं तो 15 डाल दो। अब क्या होगा ना कि वो रैंडम नंबर टेबल्स आराम से 1 से लेकर 200 बिल के बीच में से 15 एंट्रीज आपको दे देगा। इसमें फिजिकल आइटम यानी इनवॉइस नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप 1 रुपए को एक आइटम भी बना सकते हो। अप्रोप्रिएट तब होता है जब बहुत सिमिलर आइटम्स वाला पॉपुलेशन हो, वरना क्या छोटी आइटम्स वाले बिल ज्यादा सिलेक्ट हो गए और बड़ी आइटम्स वाले नहीं सिलेक्ट हुए तो रैंडम नंबर अच्छा नहीं होगा, स्ट्रैटिफाइड ज्यादा बेटर होगा। सिस्टमैटिक सैंपल सिलेक्शन कैसे होता है? जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 200, इनको आप सैंपल साइज से डिवाइड कर दो, यानी आपको तो 15 ही चाहिए, तो आपको एक सैम्पलिंग इंटरवल मिल गया। अब फर्स्ट नंबर को आप रैंडमली सिलेक्ट करके उसमें अपना इंटरवल जोड़ते जाओ, और एवरी nth आइटम यानी जो भी सैंपल इंटरवल निकला है, सपोज 50th आइटम, तो एवरी 50th आइटम आपका नेक्स्ट बन जाएगा। पर ये बहुत प्रॉब्लम कब देगा पता है? जब पूरी पॉपुलेशन एक पैटर्न में सजी हुई है। अगर स्ट्रक्चर्ड और एक पैटर्न में सजी हुई है तो एवरी nth आइटम विल बी द सेम आइटम, और आपकी पॉपुलेशन से जो आपका सैंपल बनेगा वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा, तो वो अच्छा तरीका नहीं होगा। अब मॉनेटरी यूनिट क्या होता है? मॉनेटरी यूनिट में ना हम आइटम्स इनवॉइस नंबर्स नहीं रख सकते। 1 रुपए को ये लोग एक सैंपल गिनते हैं, तो अगर 2000 रुपए का बिल है तो इसमें 2000 एंट्रीज काउंट होगी, और 200 रुपए का बिल है तो उसमें 200 एंट्रीज काउंट होगी, और 500 रुपए का बिल है तो 500 एंट्रीज काउंट होगी। तो 2700 आपका पूरा का पूरा ओवरऑल टोटल बनेगा, इतने सैंपल्स बनेंगे, और इन सैंपल्स में से आइटम सिलेक्ट होगा। तो अब मान लेते हैं आइटम सिलेक्ट हुआ कोई 1800 नंबर का, तो 1800 नंबर क्योंकि 2000 के अंदर अंदर आता है तो ये वाला आइटम सिलेक्ट हो जाएगा। यानी इसके अंदर क्या होगा ना, हम वैल्यू वेटेड सिलेक्शन करेंगे और हर मॉनेटरी यूनिट का सिलेक्ट होने का चांस रहेगा। हैप्पीसार्ड में कोई टेक्निक ही यूज नहीं होती, बस कोशिश करने का कि हम बायस न रहें, पर ये बिल्कुल भी स्टैटिस्टिकल काइंड की सैम्पलिंग नहीं होती, क्योंकि ये तो रैंडम भी नहीं है, इसमें मैंने रैंडम नंबर टेबल भी नहीं, मेरा मर्जी आया मन आया मैंने वहां से उठा लिया। ब्लॉक भी एक तरीके से थोड़ी बेकार हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं बहुत सारे एक जैसे सैंपल्स इकट्ठे कर लिए, जैसे मैंने बिल नंबर 2000 से लेकर के 2500 तक के एक साथ उठा लिए। इससे क्या होता है ना, बड़ी स्ट्रक्चर्ड पॉपुलेशन के केस में कि बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पे एक जैसी पॉपुलेशन होगी, जैसे कि सीजन के टाइम पे ज्यादा हेफ्टी बिल्स होंगे और नॉन सीजन के टाइम पे हल्के बिल्स होंगे, तो ये अप्रोप्रिएट ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जब मुझे पूरी पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन देना है तो मैं एक जगह से जब बिल्स उठाऊंगी तो वो तो बहुत एक जैसे आ जाएंगे, सो ब्लॉक अगेन इज नॉट अ गुड मेथड। लास्ट टॉपिक आ जाता है सैंपल साइज को क्या चीजें अफेक्ट करती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज। बच्चों देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में अगर आपको सैंपल बड़ा करना है कि छोटा करना है वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर 1, जितना भरोसा करोगे आप इंटरनल कंट्रोल्स पे, यानी जितना टेस्ट ऑफ कंट्रोल के भरोसे चल रहे हो, एसपी कम कर रहे हो, उतना ज्यादा सैंपल साइज आपका कंट्रोल की टेस्टिंग का होना चाहिए। क्योंकि भरोसा कर किस बेसिस पर रहे हो, देखो तो सही पहले कंट्रोल चलते हैं कि नहीं। सेकेंड, टॉलरेबल रेट, जितना चिल होता है ना ऑडिटर, जितना उसको ऐसा लगता है गड़बड़ है तो है, अपन को चलता है, जितना टॉलरेट वो कर सकता है उतना सैंपल साइज छोटा होगा, क्योंकि उसको चलेगा थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो। एक्सपेक्टेड रेट मतलब कितनी उसको गड़बड़ मिलने की संभावना है, जितनी ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब यहाँ पे तो मैं डेविएशन बोल सकती हूँ, जितना ज्यादा एक्सपेक्टेड डेविएशन का रेट है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा टेस्टिंग करो ना। और जितना ज्यादा आप श्योर होना चाहते हो कि एक्चुअल कभी टॉलरेबल से आगे ना निकले, मतलब देखो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन वो हो जाता है जो ऑडिटर अपने केस में, जो अपन नहीं मटीरियलिटी के केस में परफॉर्मेंस मटीरियलिटी बनाते हैं कि कितना भी हो जाए हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखकर चलते हैं कि इससे ज्यादा गड़बड़ तो नहीं आएगी। वैसे ही एक्चुअल डेविएशन से भी पहले एक टॉलरेबल डेविएशन की एक्चुअल से भी पहले एक टॉलरेबल डेविएशन की हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं जो एक्चुअल से थोड़ी सी कम होती है। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि टॉलरेबल आपका एक्चुअल से भी एक्सीड हो जाए। ठीक है, सो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन अगर ज्यादा है, अपने को चल रहा है, अपन रिलैक्स्ड है। एक्चुअल कभी भी टॉलरेबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉलरेबल हम सहन कर सकते हैं, एक्चुअल अगर ज्यादा हो गया तो मैं जितना सहन कर सकती हूँ उससे ज्यादा गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जितना कॉन्फिडेंट मैं होना चाहती हूँ अबाउट माई एविडेंस, उतना बड़ा मेरा सैंपल साइज बनेगा।
ऑल्सो टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में क्या होगा, सेम ही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट होते हैं, कुछ अलग पॉइंट्स आते हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। पहले तो देखो जितना ज्यादा मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मान रही हूँ उतनी बड़ी मेरी साइज होगी यहाँ पे। याद रखना यहाँ मिसस्टेटमेंट है, यहाँ डेविएशन होगा, क्योंकि ये कंट्रोल की बात कर रहा था और ये डिटेल की बात कर रहा था। अगर मैंने दूसरे एसपी यूज कर लिए, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर लिया, तो मैं ये टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा थोड़ी करूंगी, इसको मैं कम भी कर सकती हूँ। अगेन टॉलरेबल बढ़ गया, हम चिल हो गए तो सैंपल साइज कम हो जाएगा। एक्सपेक्टेड यानी गड़बड़ मिलने की संभावना ज्यादा है तो सैंपल साइज बड़ी हो जाएगी। एंड ये वाला पॉइंट सेम है, सेम पिंच यानी ये वाला डिजायर्ड लेवल वाला। एक चीज ये बता देती हूँ स्ट्रैटिफिकेशन में, याद करो अभी हमने स्ट्रैटिफिकेशन में क्या किया था, टॉपिक्स को स्ट्रैटास में बांट दिया था। अब ये स्ट्रैटा थे जिसमें से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट था कोई कम इंपॉर्टेंट था, तो मैं ये भी कर पाई ना कि यहाँ से ज्यादा आइटम लिए तो यहाँ पे 2% कर दिया मैंने, तो मेरा ओवरऑल सैंपल साइज ना छोटा हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ कम इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरीज से कम डेटा ले पाती हूँ। वही अगर मैं स्ट्रैटिफाई नहीं करती तो शायद मुझे सबसे इक्वल लेना पड़ता, तो मेरा ओवरऑल सैंपल साइज बड़ा हो जाता। इसके साथ आपका ऐसे 530 सैम्पलिंग यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।